स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ये पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा ये जो विलेज पालमपुर है, ये पहले इसके बारे में समझ लीजिए। ये एक हिपोथेटिकल विलेज है। हिपोथेटिकल कहते हैं काल्पनिक, जो हमने अपने मन से बना रखा होता है कि हाँ जी ये एक गांव है और उसका नाम है पालमपुर। हिपोथेटिकल विलेज है ये। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन बेटा ये है कि ये अपने आसपास के सभी विलेजेस और टाउन्स के साथ वेल कनेक्टेड है। वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। एक टाउन है रायगंज, ये 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। ये वेल कनेक्टेड है, मतलब वेल कनेक्टेड का मीन्स रोड्स बनी हुई हैं गांव से शहर तक जाने के लिए, टाउन तक जाने के लिए, विलेज से टाउन तक। तो रायगंज जो है ये बेटा एक टाउन है। ये पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन सड़कें अच्छी हैं। पालमपुर का टोटल एरिया कितना है? 300 हेक्टेयर्स है। और लैंड यूज कैसे होती है हेक्टेयर्स में? यहाँ जो लैंड इरिगेट की जाती है वो 200 लैंड है, 200 हेक्टेयर लैंड है। और जो अनइरिगेटेड रह जाती है, जिस पे कोई खेती नहीं होती, इरिगेटेड बोलते हैं जिस पे सिंचाई होती है, खेती होती है, वो 200 हेक्टेयर है। और अनइरिगेटेड जो लैंड है वो 74 है, 74 हेक्टेयर। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड कल्टीवेशन खेती के लिए अवेलेबल नहीं होती, यानी कि जिस पे सड़कें बन जाती हैं, पॉन्ड्स हो जाते हैं और ग्रेजिंग लैंड होती है पशुओं के चराने के लिए, वो कितनी है? वो 26 हेक्टेयर है। टोटल फैमिलीज यहाँ कितनी रहती हैं बेटा? पालमपुर के गांव में टोटल फैमिलीज कितनी है? 450 फैमिलीज हैं। लेकिन इनमें से लैंडलेस हैं, उनके पास कई किसान ऐसे हैं जो कि बिल्कुल उनके पास जरा भी जमीन नहीं है। तो वो कितनी फैमिलीज हैं? वो 150 हैं, यानी कि 33%। टोटल का 33% लगभग मान के चलिए आप कि वो ये फैमिलीज हैं। पूरा ही 33% है, क्योंकि ये 450 फैमिलीज हैं और ये लैंडलेस फार्मर्स जो हैं वो 33% हैं। स्मॉल फार्मर्स कितने हैं बेटा? ये 240 फैमिलीज हैं, यानी कि 80% है। स्मॉल फार्मर्स आप किसको कहते हो? जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड होती है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कितने हैं? 60 हैं, ये 60, यानी कि ये 20% है। यानी कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, यानी जिनके पास पैसा है या जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है, उनको हम मीडियम और लार्ज फार्मर्स कहते हैं, वो सिर्फ 20% है। तो यानी आपने ये देखा कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, लैंड से भी कम है, 2 हेक्टेयर लैंड से भी, वो 80% है यहाँ। तो टोटल फैमिलीज यहाँ पालमपुर की 450 हैं। आपको फिर बता दें, ये पालमपुर विलेज जो है ये हिपोथेटिकल विलेज है, लेकिन ये विलेज किसी मॉडर्न विलेज से कम नहीं है। विलेज में पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, सारे घर वेल कनेक्टेड हैं, चाहे वो सीमेंटेड नहीं भी बने हुए, चाहे बने हुए हैं चाहे नहीं भी बने हुए, तब भी उनके घर में बिजली है। तो अब आप पढ़ेंगे, ये लेसन स्टार्ट कर रही हूँ। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दी आपको, अभी ये लेसन स्टार्ट कर रही हूँ। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है आपके सामने है। ऑक्यूपेशन इन विलेज पालमपुर। ऑक्यूपेशन कहते हैं काम धंधा। विलेज पालमपुर के लोग कौन सा काम धंधा करते हैं? 2 तरह की एक्टिविटीज करते हैं विलेज पालमपुर के लोग। एक तो खेती करते हैं और एक नॉन फार्मिंग, यानी कि खेती के बिना भी कुछ धंधे हैं वहां करने वाले काम धंधे। तो खेती के बिना वाले जो काम धंधे हैं वो भी पढ़ेंगे हम, और इसमें हम खेती वाले भी सबसे पहले पढ़ेंगे। जो फार्मिंग है वो 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 75% जो पॉपुलेशन है वो खेती करती है। और खेती किससे करती है? मॉडर्न कल्टीवेशन होती है, ट्रैक्टर भी यूज करते हैं, ट्यूबवेल, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं एक से ज्यादा फसलें उगानी, और HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, यानी बीज भी अच्छा लेते हैं, रिजल्टिंग इनटू द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी जिससे भरपूर खेती होती है, यानी मॉडर्न कल्टीवेशन होती है पालमपुर के गांव में। और 75% लोग जो हैं वो खेती में लगे हुए हैं। और बाकी 25% कहाँ है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में 25%, 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है।
ये क्या क्या काम करती है? ये डेयरी फार्मिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग, कंप्यूटर सेंटर भी खोल रखे हैं। तो जो डेयरी फार्मिंग करते हैं वो क्या करते हैं, रायगंज विलेज में करते हैं, वो मिल्क बेचते हैं, दूध बेचते हैं। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कैसे? छोटे छोटे काम धंधे, जैसे छोटी छोटी प्रोडक्शन करनी, जैसे गन्ना है, गन्ने का रस निकाल के गुड़ बना लेना, शुगर बना लेनी, छोटे छोटे काम उनके घर पर ही। तो विद सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स लाइक जैगरी मेकिंग, जैगरी कहते हैं गुड़ बनाना। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू टोंगा, बुल्लक कार्ट, मोटरसाइकिल, जीप, यहाँ पर ये सब ट्रांसपोर्टेशन भी है। शॉपकीपिंग, मीटिंग द नीड्स ऑफ द लोकल रेजिडेंट, कहते हैं ऐसी दुकानें भी हैं जो वहाँ पर लोकल रेजिडेंट हैं, जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेती हैं। यानी करियाना शॉप भी होंगी, कपड़े की भी होंगी, रिपेयरिंग भी होंगी, सारी शॉप्स इसमें आ गई। और कंप्यूटर लर्निंग सेंटर्स भी हैं। अब किस क्रॉपिंग पैटर्न क्या है पालमपुर विलेज का? या आपको आपने पढ़ा कि 75% जो इसकी जनसंख्या है वो फार्मिंग में लगी हुई है। तो इसके क्रॉपिंग पैटर्न क्या हैं पालमपुर विलेज के? खरीफ की क्रॉप उगाई जाती है, इसको सोनी बोलते हैं, ये मई और जून में उगाई जाती है। खरीफ की क्रॉप्स में कौन सी फसलें होती हैं? राइस, ज्वार, बाजरा। रेनी सीजन की भी क्रॉप्स इनको हम बोल देते हैं। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? नोन एज हैरी क्रॉप्स, ये नवंबर दिसंबर में बीजी जाती हैं। और रबी क्रॉप्स होती हैं वीट, ऑयल सीड एक्सेट्रा आर द विंटर क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स होती है। जब ये नवंबर दिसंबर में बीजी जाती है तो नेचुरली ये विंटर क्रॉप्स हैं। जब ये मई जून में बीजी जाती है, मई जून में आपको पता है जून में अर्ली बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो रेनी सीजन क्रॉप्स बोला जाता है। शुगर केन, ये शुगर केन जो क्रॉप है ना बेटा, ये पूरा साल ले लेता है शुगर केन, पूरा साल, एक साल लगभग ग्रो करने में। तो सिंगल क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन फुल ईयर हेल्प्स इन मेकिंग शुगर एंड जैगरी, इससे शुगर और जैगरी बनाई जाती है। आपको एक और बात बता दूं शुगर केन के बारे में बेटा, शुगर केन को 10 ही दिन के अंदर मिल में ले जाकर चीनी बनानी पड़ती है, नहीं तो इसमें धीरे धीरे सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे गन्ना खेतों से कटता है वैसे ही ट्रक में भरकर ये शुगर मिल में पहुंच जाता है गन्ना, नहीं तो इसमें सुक्रोज कहते हैं मीठापन, मीठेपन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो शुगर केन भी यहाँ उगाया जाता है पालमपुर विलेज में। पोटैटोज भी उगाए जाते हैं, पोटैटोज तो साल में 2 बार उगाए जाते हैं। और वेजिटेबल, एक वेजिटेबल क्रॉप है ये हमारी, और कैश क्रॉप यानी इसको लोग ज्यादा खाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन पालमपुर, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स और क्या क्या है पालमपुर में? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं जैसे बिल्डिंग आ गई आपकी, कोई और आपके ट्रांसपोर्टेशन आ गया, इसमें कोई और भी मेथड हो, जैसे भारी ढांचा जिसको बोलते हो आप। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आपका पालमपुर विलेज का? वेल कनेक्टेड विद नियर बाय टाउन्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पालमपुर विलेज है नियर बाय टाउन से ये वेल कनेक्टेड है, एंड बिग विलेजेस विद रोड, और बड़े बड़े गांवों से ये सड़कों के साथ कनेक्टेड है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कौन कौन सी है? बुल्लक कार्ट, टोंगा, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक। और इलेक्ट्रिसिटी ऑन डोमेस्टिक लेवल एंड आल्सो अवेलेबल फॉर ट्यूबवेल्स यूज्ड इन फार्मिंग। कहते हैं बिजली यहाँ पर मैंने आपको बताया, चाहे घर सीमेंटेड हैं या नहीं है, कच्चे हैं या पक्के हैं, लेकिन बिजली सभी के घरों में है। यहाँ पर ट्यूबवेल जो हैं फार्मिंग के लिए बिजली से ही चलाए जाते हैं। 2 प्राइमरी स्कूल है यहाँ और एक हाई स्कूल है, एक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है यहाँ पर। यानी 2 प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए, और अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर भी है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। डिवेलप्ड इरिगेशन सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग, और इरिगेशन सिस्टम भी खूब अच्छा है। आगे आ जाइए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन पालमपुर विलेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है बेटा? कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है पालमपुर विलेज में? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है। ये फैक्टर्स हैं आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। लैंड क्या है? कल्टिवेबल लिमिटेड लैंड बट इम्पैक्टेड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी गुड यील्ड ऑफ व्हीट एंड राइस। कहते हैं इतनी बढ़िया वैरायटी, बीज इतने बढ़िया होते हैं, HYV सीड्स यूज करते हैं व्हीट और राइस के लिए, तो ये यहाँ पर भरपूर मात्रा में होती है इस लैंड पर। लेबर क्या है? यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर मिल जाती है। एक होती है बेटा एजुकेटेड लेबर,
एक होती है अनएजुकेटेड लेबर, एक पढ़े लिखे एक अनपढ़, एक होते हैं स्किल्ड और एक होते हैं अनस्किल्ड। स्किल्ड वो होते हैं जिन्होंने कोई टेक्निकल कोर्स किया होता है, लेकिन जब आपने खेत में ही लेबर लगानी है खेतों के लिए ही, तो उसमें अनस्किल्ड लेबर की ही जरूरत होती है। कोई टेक्निकल कोर्स करके तो खेत में नहीं आएगा लेबर बनने के लिए, मजदूर बनने के लिए। तो लेबर क्या है, अनस्किल्ड लेबर मिल जाती है। इनको 160 रुपए पर डे के हिसाब से वेजेस मिलते हैं फार्म में काम करने के, लेकिन गवर्नमेंट जो है इनके लिए 300 रुपए 2017 के अनुसार पर डे 300 रुपए पे करती है, लेकिन इनको देने वाले देते तो नहीं ना, वो तो कम ही रेट पे रख के उतने ही पैसे देंगे। कैपिटल क्या है, फिजिकल एंड वर्किंग कैपिटल यूज्ड इन फार्मिंग। वर्किंग कैपिटल और फिजिकल कैपिटल दोनों यूज होती हैं फार्मिंग में। फिजिकल कैपिटल तो वो हो गई कि भी जैसे आपने फिक्स्ड कैपिटल बोल दो, जैसे मशीनें लगा ली कोई खेत में ही जाके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आ गया ना ये, आपने ट्रैक्टर खरीद लिए, थ्रेशर्स खरीद लिए, तो मतलब इस तरह के फिक्स्ड कैपिटल कर लिया आपने। कोई छोटी मोटी आपने मशीनरी लगानी है, मशीन्स लगा ली। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, अगर आपके हाथ में मनी है या रॉ मटेरियल है, दो ही चीजें आती हैं वर्किंग कैपिटल में, एक तो रॉ मटेरियल और एक पैसा। यानी आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। ये दोनों चीजें फिजिकल एंड वर्किंग कैपिटल यूज्ड इन फार्मिंग। वर्किंग कैपिटल बोरोड फ्रॉम मनी लैंडर्स और एंड बैंक्स। कहते हैं मनी कहाँ से आती है, मनी लैंडर से या बैंक से। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल मीन्स लोग। अगर लोग ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा, तो ह्यूमन कैपिटल की तो जरूरत पड़ती है। इट कोऑर्डिनेट्स ऑल द फैक्टर्स एंड एक्टिव फैक्टर विच इज मोस्ट नीडेड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन एक्टिव फैक्टर्स की। आगे आ जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड। इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी क्या यूज होती हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। इस लेसन की पूरे की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप समझ लें। फार्मिंग एक्टिविटीज किसे कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, सोइंग बीज बोना, हार्वेस्टिंग पक जाना, इरिगेशन ऑफ लैंड सिंचाई करना लैंड की। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, डेयरी, डेयरी मीन्स जो पशु रखते हैं, जैगरी मेकिंग गुड़ बनाना, शॉपकीपिंग, स्मॉल स्केल फार्मिंग, कंप्यूटर सेंटर्स, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है, द कैपिटल विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल टाइम्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, कंबाइन, हार्वेस्टर एक्सेट्रा। तो ये होती हैं आपकी फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद है आपकी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। दोज एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर वंस इन कल्टीवेशन और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज लाइक सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, कैश इन हैंड एक्सेट्रा। ये एक ही बार यूज होते हैं, वो तो हमेशा के लिए होगी ना, जो फिक्स हो गई। आपने एक बार ट्रैक्टर खरीद लिया तो खरीद लिया, एक बार हार्वेस्टर खरीद लिया तो खरीद लिया, एक बार ट्यूबवेल स्थापित कर लिया, ट्यूबवेल से पानी आता रहेगा। लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो सिर्फ एक ही बार यूज हो जाती है। जैसे बीज हैं, आपने बो दिए, अगली बार तो फिर नए बीज खरीदने पड़ेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर है जो, वो एक बार डाल दिए, अगली बार आपको और खरीदने पड़ेंगे। कैश इन हैंड यानी कि मनी इन हैंड, मनी कितनी है आपके हाथ में, वो आपने लगा दी पहली बार, तो अगली बार आपको और लेनी पड़ेगी, चाहे आप बैंक से ले रहे हो चाहे मनी लैंडर के पास से ले रहे हो। उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ह्यूमन कैपिटल बेटा हमेशा उसको बोलते हैं जो स्किल्ड होती है। स्किल्ड मीन्स किसी कोई टेक्निकल कोर्स करके आया होता है, पढ़ लिख के आया होता है, एजुकेशन ली होती है उसने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया, स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ के आया है और एग्रीकल्चर के बारे में नो हाउ है, उसको नॉलेज है, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं वो होती हैं राइस, ज्वार, बाजरा, इसको सोनी क्रॉप्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जून और अगस्त में उगाई जाती हैं। इसको रेनी डे क्रॉप्स भी बोलते हैं, क्रॉप्स सोन इन रेनी सीजन। आगे है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी है, रबी क्रॉप्स हैं आपकी वीट है, ऑयल सीड्स हैं, इनको हैरी क्रॉप्स भी बोलते हैं।
और ये नवंबर दिसंबर में उगाई जाती हैं, इसलिए इनको विंटर सीजन क्रॉप्स भी बोलते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं एक से ज्यादा फसलें उगाना एक ही साल में। तो ये देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग, मोर देन 2 क्रॉप्स, 2 से भी ज्यादा फसलें उगाना, प्रोड्यूस्ड ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। जो कि 2 से भी ज्यादा फसलें उगानी मीन्स मल्टीपल क्रॉपिंग, इसी को बोलते हैं। आगे है ग्रीन रेवोल्यूशन, ए रेवोल्यूशनरी चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस ड्यूरिंग 1960s हैज कम टू बी नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको मालूम है कि 1960s के दौरान भरपूर व्हीट और राइस हुई थी, ये किसका नतीजा था? ग्रीन रेवोल्यूशन का। HYV किसके लिए आता है? हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स विच प्रॉमिस ए बेटर यील्ड, जो कि आपको एक बेटर यील्ड देता है कि आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल किसे कहते हैं? डिग्रेड हो जाना। आपको ग्रेड मिलते हैं स्कूल में, A ग्रेड में आप आ रहे हो, B में आ रहे हो, लेकिन डिग्रेड हो जाना मीन्स आपका D से भी ग्रेड नीचे चले जाना, उसको डिग्रेडेशन। सॉइल की डिग्रेडेशन कैसे होती है? सॉइल जब बेटा अपनी फर्टिलिटी, उपजाऊ शक्ति को खो देती है, इसमें जिम्मेवार कौन होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिम्मेवार होते हैं, उसको कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब जैसे बारिश बहुत तेज आ जाती है, मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाती है, तो वो भी क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। क्योंकि अगर सॉइल का डिग्रेडेशन नहीं होने देना है तो हम कहते हैं ना ग्रो मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो पेड़ क्यों लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा? उससे कैसे सॉइल का डिग्रेडेशन नहीं होता? जो पेड़ की जड़ें होती है ना बेटा, वो सॉइल को, मिट्टी को अपने में जकड़े रखती हैं, वो मिट्टी का डिग्रेडेशन नहीं होने देती, मिट्टी को बहने नहीं देती। तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कहते हैं लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। प्रोडक्शन, क्रिएटिंग यूटिलिटी बाय प्रोड्यूसिंग नेचुरल और मैन्युफैक्चरिंग गुड, इट इज नोन एज यील्ड, इसको प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट टर्म्स और ये मैंने आज आपको लेसन पूरा बता दिया। ये हमारा पालमपुर विलेज जो है, ये इसकी कहानी थी। पालमपुर विलेज एक हिपोथेटिकल विलेज था, काल्पनिक विलेज बनाया हुआ था। इसकी 75% जनसंख्या फार्मिंग में और 25% जनसंख्या जो थी ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में लगी हुई थी। यहाँ पर सारी तरह की फसलें, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, रबी और खरीफ की क्रॉप तो सब पैदा करते हैं। रबी और खरीफ के बीच का जो सीजन होता है उसमें वेजिटेबल्स पैदा होती हैं और शुगर केन भी यहाँ उगाया जाता है। और ये आपको मैंने पहले ही बताया, ये विलेज वेल कनेक्टेड है, इसमें ट्रांसपोर्ट भी, जीप, मोटरसाइकिल, टोंगा वगैरह सब हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है इसमें, 2 प्राइमरी एंड 1 हाई स्कूल है, एक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है यहाँ। इसमें लैंड, लेबर कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल से खेती होती है। और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बता के ये लेसन खत्म है। आपको समझ आ गया होगा ये लेसन। पेपर में MCQs ही आएंगे आपको, और आप पेपर में 11:50 पे आप अपनी सीट पे बैठ जाएंगे, अपना लैपटॉप, मोबाइल जो भी है आपके पास उसको लेके। आपका 8 तारीख को जो डेमो है, 8 तारीख मीन्स कल आपका एक डेमो है, वो भी आपका इसी टाइम पे होगा। 11:50 पे आप बैठ जाओगे, 12 से 12:30 का टाइम आपका टेस्ट का है। और आप अच्छी तरह से पढ़ के 20 क्वेश्चंस होंगे और मिनट आपके पास 30 हैं, तो यानी टाइम काफी है आपके पास। आप ध्यान से अपना पेपर करके आप इन लेसन्स को जब अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले जाएंगे। और कोई अगर आपको डिफिकल्टी है बेटा तो मुझे फोन करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।